हर रोज एक नई कहानी देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। एक गांव में सदानंद कहकर एक गरीब आदमी और उसकी बीवी इंदु दोनों शादी ब्याह और बाकी फंक्शंस में खाना बनाने का काम किया करते थे। सदानंद और उसकी बीवी इंदु दोनों बहुत मेहनती थे। लोगों को उनके हाथ का खाना बहुत पसंद आता और सबसे ज्यादा तो उनके हाथ का बना हुआ बटर चिकन। लेकिन धीरे धीरे उन्हें अपने काम से कम फायदा होने लगता है। उन्हें काम बिल्कुल नहीं मिलता, जिस कारण सदानंद और इंदु बहुत परेशान से रहने लगते हैं। लॉकडाउन के बाद तो अब शादियों में गिने चुने लोगों को ही आने की अनुमति है, जिस कारण सभी अब अपनी शादियों में खुद ही खाना बना रहे हैं। और इसी वजह से हमें काम ना के बराबर मिल रहा है। जी मुझे तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है, क्या कैसे होगा। घर में राशन भी खत्म होने को आया है। आप वो हीरा लाल के यहाँ पर गए थे ना, उसे किसी फंक्शन के लिए खाना बनाने के लिए लोग चाहिए थे। हाँ इंदु, लेकिन हीरा लाल ने कहा कि उन लोगों ने खाना बनाने वाले ढूंढ लिए हैं। उनके बेटे का नामकरण है, उसका फंक्शन है। अरे नहीं, एक काम मिला था वो भी हाथ से गया। हे भगवान, ये कैसी परीक्षा ले रहे हो आप हमारी। 2 दिनों तक इंदु जैसे तैसे घर में बचे खुचे राशन से काम चला लेती है, लेकिन 2 दिन बाद घर में सारा राशन खत्म हो जाता है। अरे इंदु, चाय बनी कि नहीं अभी तक? टेंशन के मारे सिर फटे जा रहा है मेरा। अरे जल्दी से लाओ ना। जी माफ कीजिए, लेकिन मैं आपको चाय नहीं दे सकती। घर में ना दूध है ना चीनी। मेरे पास 20 रुपए पड़े हैं शायद। मैं उनसे आपके लिए राजू चाय वाले से चाय ले आती हूँ, साथ में बिस्किट या बन मस्का भी ले आती हूँ। अब दोपहर को तो कुछ नहीं है खाने को, रात में मंदिर के भोजन से काम चला लेंगे। ठीक है इंदु, एक काम करो, तुम रहने दो, मैं जाकर चाय लाता हूँ। 2 पैसे। इंदु की जगह सदानंद चाय लेने जाता है। तभी वहां पर वो व्याकुल हीरालाल को उसी के घर की तरफ जाते हुए देखता है। अरे हीरालाल, अरे रुको तो 1 मिनट। सदानंद, अच्छा हुआ तू यहीं पर मिल गया। मैं तेरे ही घर जा रहा हूँ। सुन, जल्दी से तू और भाभी जी तैयार हो जाओ दोनों। वो अंतिम समय पर उस खाना बनाने वाले की तबीयत बिगड़ गई, जिस कारण वो और उसका भाई आज खाना बनाने नहीं आ सकते। तो इसीलिए तेरा ही चेहरा आया दिमाग में सबसे पहले। अरे धन्यवाद मेरे भाई। मैं और इंदु, हम दोनों अभी आ रहे हैं। पता बता। सदानंद और इंदु उस नामकरण के फंक्शन में जाकर खाना बनाते हैं और उन्हें अच्छे खासे पैसे भी मिल जाते हैं, जिनसे उनका 1 हफ्ते का गुजारा आराम से हो जाता है। इंदु अब सोचती है, जी हम कब तक यूं ही शादी ब्याह और बाकी फंक्शंस में यूं ही खाना बनाते रहेंगे। हमें कुछ ना कुछ तो करना ही होगा, जिससे हम रोज पैसे कमाते रहें। लेकिन इंदु, हम ऐसा क्या कर सकते हैं? क्यों ना हम अपना एक ढाबा खोलें। इंदु की ये बात सुनकर सदानंद चौंक जाता है। ये तुम क्या कह रही हो इंदु? एक ढाबा? तुम्हें पता तो है ना, एक ढाबे को बनाने के लिए कितने पैसों की जरूरत पड़ती है, और तो और उसमें बनाने वाले खाने का खर्च अलग। जी आप पूरी बात तो सुन लेना पहले। हम अपने घर के आंगन को ही ढाबा बना देंगे। भगवान की कृपा से हमारा आंगन बहुत बड़ा है, लोग आसानी से उसमें बैठकर खाना खा सकते हैं। और रही बात क्या बेचने की, तो हम लोगों को कई सारी नहीं बल्कि एक ही पदार्थ बनाकर बेचेंगे, जो लोगों को सबसे ज्यादा पसंद भी आए और ज्यादा बिके भी। हाँ इंदु, ये वाला सुझाव काफी बढ़िया है। मैं सोच रहा कि क्यों ना हम बटर चिकन ही बेचें। वैसे भी हम दोनों जहां कहीं भी खाना बनाने जाते हैं, सभी सबसे ज्यादा हमारे हाथ के बने बटर चिकन को खाना बहुत ज्यादा पसंद करते हैं। जी हाँ, एकदम सही विचार है। बटर चिकन जैसा पदार्थ तो लोग बड़े चाव से खाएंगे। इंदु और सदानंद अपने घर के आंगन को एक ढाबे में बदल देते हैं और उसका नाम स्पेशल बटर चिकन ढाबा रखते हैं। एक ही दिन में उनके ढाबे पर ग्राहकों की लाइन लग जाती है। सभी को उनके हाथ का बना बटर चिकन बहुत पसंद आता है और उनका दिल खुश हो जाता है। ओहो, क्या स्वाद है जी, क्या स्वाद है। इस बटर चिकन ने तो बड़े से बड़े 5 स्टार रेस्टोरेंट में मिलने वाले बटर चिकन तक को फेल कर दिया भाई। वाह, सच में मैं इतने बड़े बड़े रेस्टोरेंट में गया हूँ, लेकिन
इससे अच्छा बटर चिकन कहीं भी नहीं खाया। वाह। अरे आप दोनों मियाँ बीवी के बनाए इस बटर चिकन में पक्का किसी जादुई इंग्रेडिएंट की मिलावट हुई है, हाँ? अरे भाई बटर चिकन से तो मुझे प्यार हो गया है, प्यार। आज तो मैं जी भर के बटर चिकन खाऊंगा, चाहे जो कुछ भी हो जाए। अब इंदु और सदानंद का ढाबा पूरे गांव में फेमस हो चुका था। हर संडे को तो उनके ढाबे पर इतनी लंबी लाइन लगती है कि पूरा रास्ता ब्लॉक हो जाता था। इंदु और सदानंद आए दिन नई नई स्कीम्स और मार्केटिंग टेक्निक्स को अपनाकर अपने ढाबे पर ग्राहक आए इसकी योजना करा करते थे। अरे वाह, इस बटर चिकन ढाबे पर जिसने भी 3 मिनट में सारा बटर चिकन चट कर लिया ना, उसे पूरे 5 प्लेट बटर चिकन फ्री मिलेगा। और अगर कोई हारा तो उससे उस मुफ्त में खाए बटर चिकन के पैसे भरने पड़ेंगे। भाया ये सब अपने बस की बात ना है। चल चल यहां से चलते हैं। ओफो यार, तू भी ना सच में भीगी बिल्ली रहेगा। अरे रिस्क ना लेना ही खुद में एक तरह का रिस्क है। चल अपनी किस्मत को आज आजमा कर ही देखते। वो दोनों ग्राहक उस चैलेंज को एक्सेप्ट तो कर लेते हैं, लेकिन उसे पूरा करने में असफल रह जाते हैं। इसी तरह दिन ब दिन बटर चिकन ढाबे की रेपुटेशन गांव में किसी बड़े से रेस्टोरेंट से भी ज्यादा बढ़ने लगती है। तभी एक दिन अचानक गली में घोषणा होती है कि अगर 3 दिनों के अंदर ही अंदर उस गली के लोगों ने अपने अपने घरों को खाली नहीं किया तो वो तोड़ दिए जाएंगे, क्योंकि उन घरों की जगह पर एक सुंदर सा बंगला बनने वाला था जो कि किसी अमीर आदमी का होता है। सभी गली वाले इस बात को सुनकर हैरान परेशान हो जाते हैं। अभी अभी ही हमारे जीवन में जरा सी खुशियां क्या आ गई, उन्हें तुरंत नजर लग गई। अब हमें इस घर को छोड़कर कहीं और रहने जाना होगा, और इस घर को खाली करना मतलब हमारे बटर चिकन ढाबे को बंद करना। जी, मेरा तो यही सोचकर बीपी हाई हो रहा है। पता नहीं क्या होगा, लेकिन जो भी होगा मेरे मेरे कान्हा जी सब सही करेंगे। मकान ढूंढने लगते हैं और उन्हें एक घर भी मिल जाता है, लेकिन वो बहुत छोटा होता है और उनके सामने अब ढाबे को खोलने की समस्या खड़ी हो जाती है। अब घर भी मिल गया, लेकिन हम हमारा बटर चिकन ढाबा कहाँ खोलेंगे? घबराओ मत इंदु, सब ठीक हो जाएगा, भरोसा रखो। मैं और भी जगहों पर जाकर ढाबे के बारे में पता लगाता हूँ। क्या पता कोई बड़े दिल वाला हमें अपना मकान दे दे, कम पैसों में ढाबा फिर से खोलने। हाँ जी हाँ, यही कीजिए। सदानंद गांव में कई जगहों पर जाकर ढाबे के लिए जगह ढूंढता है, लेकिन उसे कहीं कोई जगह या मकान नहीं मिलता। जब वो शाम में बाजार से लौट रहा होता है, तभी वो देखता है कि एक समोसा और वड़ा पाव वाला ट्रक में समोसा वड़ा पाव बना बनाकर लोगों को बेच रहा है। अरे वाह, ये तो ट्रक ढाबा है। क्यों ना इंदु और मैं अपना एक ऐसा ही ट्रक ढाबा खोल ले। सदानंद ये बात जाकर इंदु को बताता है। हाँ जी, वैसे भी आपके दोस्त विभूति के पापा की ट्रक वैसी ही पड़ी है। उनके रिटायरमेंट के बाद विभूति तो एक बार आपको वो ट्रक मुफ्त में भी देने के लिए राजी हो गया था, लेकिन आप ही ने मना किया था। आप उनसे बात कीजिए न जाकर। हाँ इंदु। सदानंद अपने दोस्त विभूति के पास जाकर उसके पापा की ट्रक को ले लेता है और वो उसकी बहाली करके उसे एक ढाबे के रूप में बदल देता है। सभी बटर चिकन ट्रक ढाबे पर बटर चिकन खाने आते हैं और इस बार तो ट्रक ढाबे के जरिए उस आंगन वाले ढाबे से भी ज्यादा मुनाफा होने लगा था। सदानंद पैसे इकट्ठा होने के बाद विभूति को ट्रक के पैसे दे देता है और वो और इंदु दोनों एक सुखी जीवन व्यतीत करने लगते हैं। मुंबई शहर में गरीब मंजू अपनी 9 साल की बेटी विधि के साथ एक छोटे से मकान में रहती थी जो समुद्र के पास ही था। मंजू और विधि दोनों रोज सुबह मुंबई के गेटवे ऑफ इंडिया के पास मिसल पाव के ठेला लगाकर मिसल पाव बेचा करते थे। मुंबई की आन बान शान मिसल पाव, 10 रुपए प्लेट, 10 रुपए प्लेट, मसालेदार चटकेदार मिसल चिवड़ा के साथ और 2 प्लेट पर 4 पाव फ्री। मिसल पाव, मिसल पाव। आई, ये लो, मैंने प्याज काट दिए हैं। अब इन पाव की ऐसे लड़ियों को अलग अलग करती हूँ। विधि अपनी माँ की खूब मदद करती। मंजू के हाथ की बनी मिसल पाव सभी ग्राहकों को बहुत पसंद आती और सभी उसकी खूब प्रशंसा करते। अरे बहुत खूब, बोले तो एक नंबर मिसाल पाव है। मंजू काकी, मुझे ना थोड़ा और रासा दे दो और थोड़ी सेब भी डाल दो।
आई शपथ, आपके ठेले के मिसल का तो कोई जवाब ही नहीं। काकी, हाँ जरा 2 पाव दे दो, कितना भी खाओ मानिच नहीं भर रहा। खूब छान, खूब छान। मंजू मिसल पाव बेचकर दिन भर में अच्छे खासे पैसे कमा लेती, जिससे वो अपना और अपनी बेटी का पेट पालती। दरअसल मंजू का पति जयंत एक शराबी था जो मंजू को खूब मारता और उसके संग ठीक से पेश नहीं आता। कुछ सालों बाद उसने दूसरी औरत से शादी कर ली और मंजू ने अकेले ही विधि को पाला। मंजू को हमेशा इस बात का गम होता कि वो अपनी विधि को स्कूल नहीं भेज पाई। मुझे माफ करना विधि भला, मैं तुम्हें कभी स्कूल में नहीं भेज पाई, लेकिन तुम चिंता मत करो, अभी मैंने पैसे इकट्ठा कर दिए हैं। अगले महीने में ही मैं तुम्हारा एक अच्छे स्कूल में दाखिला करा दूंगी, फिर तुम भी बाकी बच्चों की तरह पढ़ना लिखना। ये मैं बहुत खुश हूँ आई, आखिरकार मैं पढ़ूंगी, बहुत मजा आएगा। वो ब्रिज के पास वाले स्कूल के बच्चे, मैं भी उनकी तरह वो सफ़ेद सफ़ेद कपड़ा पहनूंगी, काले काले चमकीले जूते पहनूंगी, गले में वो लटकने वाली टाई पहनूंगी, बैग पहनूंगी, किताब में लिखूंगी। कितना अच्छा होगा ना सब कुछ आई। हाँ बिटिया, गणपति बप्पा की कृपा से सब कुछ ही सही हो रहा है। देव बप्पा करे सब कुछ ऐसा ही चलता रहे। लेकिन बेचारी विधि इस बात से अनजान थी कि उसका और उसकी माँ के साथ बस अब कुछ दिनों तक का ही था। कुछ दिनों बाद एक रात, अरे देवा, मैंने कल के लिए रॉकेल तो लाया ही नहीं। ए रॉकेल के बिना स्टोव कैसे चलेगा? मिसल पाव बेचने ही 7 बजे निकलना पड़ता है। मुझे अभी जाना होगा। लेकिन आई, आप इस वक्त कहाँ से लाओगी रॉकेल? रात के 11 बज रहे हैं। आपको इस वक्त कहीं पर भी रॉकेल नहीं मिलेगा। नहीं विधि, वो चांदनी होटल के पास वाले मार्केट में सुधा वाहिनी बैठी है रात के 11:30 बजे तक रॉकेल बेचने। मैं उन्हीं से लाऊंगी। तू यहीं पर रहना, दरवाजा बंद करके जा रही हूँ, ध्यान रखना। हाँ बाला। लेकिन आई, मत जाओ ना। बाला, कल क्या करेंगे फिर? तुझे तो पता है ना, सुबह सुबह गेटवे पर कितने लोग आते हैं मिसल पाव खाने। हाँ, मुझे जाने दे बेटा, मत रोक, वरना कल वांदे हो जाएंगे अपने। ठीक है आई, संभल कर जाओ। मंजू विधि के गले लगती है और घर से बाहर निकलती है। वो रात के समय सड़क से गुजर रही होती है। आज इस सड़क पर एक गाड़ी भी नहीं है। चलो अच्छा है, बस बप्पा करे वो सुधा वाहिनी वहीं पर हो, ताकि मैं रॉकेल ले सकूं। मंजू जा ही रही होती है कि उसे अंधेरे में तेजी से एक ट्रक आती है और मंजू को ठोक कर निकल जाती है। मंजू उस सड़क पर खून से लथपथ होकर पड़ी रहती है। 11 से 1 बज जाते हैं, लेकिन अब तक मंजू ना आने पर विधि का जी बहुत घबराने लगता है। हे गनु बप्पा, आई अभी तक नहीं आई। पता नहीं इतनी देर कैसे लग गई है उन्हें। 2 घंटे हो गए अब तो। मुझे ही जाकर देखना होगा। लेकिन आई ने तो दरवाजा बाहर से बंद किया है। एक काम करती हूँ, खिड़की से बाहर जाती हूँ। विधि खिड़की से बाहर निकलती है और उसी रास्ते से होकर जाने लगती है जहाँ से मंजू गई होती है। लेकिन जब वो अपनी माँ को खून से लथपथ सड़क पर देखती है, तभी उसकी जान निकल जाती है। आई! आई! ये आपको क्या हो गया? आई! आई! उठो ना आई! आई! कोई है? मेरी मदद कीजिए, मेरी आई! आई! आंखें खोलो ना आई! विधि को पास में ही एक लारी दिखती है। वो अपनी आई को उस लारी पर रखकर उसे धक्का मार मार कर हॉस्पिटल ले जाती है। हॉस्पिटल जाने के बाद डॉक्टर विधि से कहते हैं, विधि, बेटा आपकी आई कोमा में जा चुकी है। क्या? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। मेरी आई! डॉक्टर मेरी आई वापस ठीक हो जाएंगे ना? बोलो ना डॉक्टर, बोलो ना। मैं आपको झूठी आस नहीं दे सकता बेटा। आपकी आई बच भी सकती है और नहीं भी। हम अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहे हैं। बाकी सब ऊपर वाले के हाथों में है। विधि, ये लो, इन कागजों पर अपने दस्तखत कर दो और जल्दी से 20,000 रुपए भर दो। 20,000 रुपए? ठीक है नर्स ताई, कोई बात नहीं, मैं अभी घर जाकर पैसे लाती हूँ, पर आप मेरी आई को बचा लो। मैं आपके सामने हाथ जोड़ती हूँ, आपके पैर पड़ती हूँ नर्स ताई।
विधि घर जाकर अलमारी से वो पैसे निकालती है जो मंजू ने विधि के स्कूल एडमिशन के लिए इकट्ठा किए थे। एक पल के लिए भी बिना सोचे विधि उन पैसों को हॉस्पिटल में जमा कर देती है। विधि हर एक सेकंड गणपति बप्पा की मूर्ति के सामने बैठकर प्रार्थना करती है, हे गणु बप्पा, मेरी आई को बचा लो ना, मैं उनके बिना नहीं जी पाऊंगी, उनके अलावा मेरा इस दुनिया में कोई भी नहीं है। लेकिन इतनी प्रार्थनाओं के बाद भी मंजू नहीं बच पाती और उसकी मृत्यु हो जाती है। विधि दहाड़े मारते हुए रोती है, मत जाओ मुझे छोड़कर, आई आंखें खोलो ना, आई आपकी विधि अब इस दुनिया में कैसे रहेगी, आई। विधि के लिए मंजू के बिना जीना अब बहुत कठिन हो चुका था, लेकिन फिर भी हिम्मत जुटाकर विधि अपने आई की तरह मिसल पाव बेचने जाती है। वो अपने हाथों से मिसल पाव बनाती है और अब खुद ही अकेले अपना जीवन यापन करने लगती है। अरे विधि, तुम्हारे आई के साथ जो कुछ भी हुआ बहुत बुरा हुआ, लेकिन एक बात कहूं, तुम्हारे हाथों का बना मिसाल पाव बिल्कुल मंजू काकी की तरह ही है। हाँ विधि, तुम चिंता मत करो, यूं ही मेहनत करते जाओ, सब ठीक हो जाएगा। मंजू के चेहरे की मुस्कान तो मानो खो सी गई थी। वो दिन भर मिसल पाव बेचती और रात को जब वो घर लौटती तभी अपनी आई की तस्वीर को सीने से लगाकर वो फूट फूट कर रोती। एक दिन विधि के मिसल पाव ठेले पर आकर्ष और नीता नामक पति पत्नी आते हैं, जिन्हें विधि के हाथ की मिसल पाव बहुत पसंद आती है। घर जाने के बाद, आकर्ष, उस मिसल पाव वाली लड़की के बारे में मैंने 2 लोगों से सुना। वो उसकी माँ की मृत्यु हो गई है, बेचारी अकेली रहती है। आज उसे देखकर मुझे एक अलग सी फीलिंग महसूस हुई, एक अलग सा कनेक्शन। हाँ नीता, मुझे भी। क्यों ना हम ऑर्फनेज में जाने की जगह उसी सुंदर सी फूल सी मासूम गरीब मिसल पाव वाली बच्ची को गोद ले लें। हाँ आकर्ष, तुमने तो मेरे मुंह की बात ही छीन ली। मैं भी यही सोच रही थी। हम कल ही जाकर उसे अपने साथ ले आएंगे। हाँ, नीता और आकर्ष दोनों ने एक एक्सीडेंट में अपनी 6 साल की बेटी रानी को खो दिया था और उस एक्सीडेंट के कारण नीता बांझ हो गई, जिसके बाद वो बच्चा नहीं पैदा कर पाई। और अब नीता और आकर्ष दोनों विधि को गोद लेने का फैसला लेते हैं। अगले दिन जब वो दोनों विधि के ठेले के पास जाते हैं तभी देखते हैं कि कुछ गुंडे विधि को परेशान कर रहे हैं। अरे ज्यादा शानी मत बन, चल जल्दी से अपने सारे पैसे हमें दे दे, वरना बहुत बुरा होगा, कह दे रहा हूँ। अरे लगता है ये ऐसे नहीं मानेगी। दोनों गुंडे विधि को मारने जाते हैं कि तभी आकर्ष वहां पर आकर उन दोनों को पीटने लगता है और विधि घबराकर नीता के गले लग जाती है। दोनों विधि को बचा लेते हैं। कुछ देर बाद वहां पर पुलिस आती है और उन दोनों गुंडों को गिरफ्तार करके ले जाती है। इसके बाद आकर्ष और नीता विधि को गोद लेते हैं और विधि भी खुशी खुशी उनके साथ रहने के लिए तैयार हो जाती है। लेकिन वो अपनी आई को कभी नहीं भूलती और रोज उसकी तस्वीर लेकर ही सोती है। कनौजपुर कहकर एक गांव था जिसमें विक्रम कहकर एक गरीब आदमी अपनी मां मनोरमा और पैरों से अपाहिज पिता हेमंत के साथ रहा करता था। विक्रम का गांव में एक ढाबा था जिसका नाम था देसी फैमिली ढाबा। विक्रम बहुत स्वादिष्ट खाना बनाता था जिसे लोग बहुत पसंद भी करते। अरे भाई विक्रम, लगता है तुम्हारे पास तो कोई जादू की छड़ी है, वरना आजकल के जमाने में इतना लजीज और दिल को राहत देने वाला खाना कौन बनाता है भला? तुम्हारा ढाबा ही गांव का नंबर 1 ढाबा है मेरे भाई। धन्यवाद मेरे भाई। अरे मेरी बीवी अपने मायके गई है, इसलिए मैं इस ढाबे का खाना खाने आया हूँ। लेकिन अब ऐसा लगता है कि बीवी मायके से वापस लौटे ही ना। क्योंकि अब मुझे तुम्हारे हाथ का खाना ही बहुत अच्छा लगने लगा है। धन्यवाद भाई। ये लो, आपका मसाला पापड़ तैयार है और ये आपकी ठंडी ठंडी लस्सी। विक्रम के जीवन में सब कुछ सही चल रहा होता है। उसकी शादी एक अच्छे घर की लड़की संध्या से होती है। संध्या घर पर मनोरमा और हेमंत की देखरेख करती और विक्रम ढाबा संभालता। संध्या बाजार से ढाबे के लिए कुछ सामान लाती है, जिसमें वो एक नजर बट्टू भी लाती है। अरे वाह, ये नजर बट्टू तो बहुत ही सुंदर है संध्या। हाँ विक्रम जी, इसे आप ढाबे के बाहर लगा लीजिए ताकि हमारे ढाबे को किसी की भी नजर न लगे। अब ये शुभ काम तुम ही कर दो, आखिर तुम ही तो हो मेरे घर की लक्ष्मी। जी ठीक है।
संध्या ढाबे के बाहर वो नजरबट्टू लगा देती है। विक्रम का ढाबा सुबह 7 बजे से लेकर रात के 12 बजे तक चालू रहता। रात के 12 बजे तक भी ढाबे पर ग्राहकों की भीड़ जमी हुई रहती। कड़ी मेहनत और खून पसीना एक कर विक्रम बिना रुके, बिना आलस दिए काम करता ही रहता। मेरा मेहनती बेटा दिन भर लगातार इतना परिश्रम करता है। देखना बेटा, एक दिन तू बहुत आगे जाएगा। मैं तो अपने इन अपाहिज पैरों के कारण जिंदगी में कुछ कर नहीं पाया, लेकिन तू मेरा नाम जरूर रोशन करेगा। बस आपका आशीर्वाद यूं ही बना रहे तो फिर सब कुछ मुमकिन हो सकता है। एक दिन विक्रम मसाले घर पर ही भूल जाता है। तभी ओफो, मैं तो मसाला घर पर ही भूल गया हूं शायद। अब मसालों के बिना भी ये दाल और बाकी सब्जियां बन सकती हैं, लेकिन मैं बनाने के लिए ही कुछ भी नहीं बनाऊंगा। मुझे अच्छी क्वालिटी का खाना बनाना है जिसे खाकर मेरे ग्राहक खुश हो। एक काम करता हूँ, घर जाकर मसाले ले आता हूँ। संध्या को इतनी धूप में ढाबे पर बुलाना उचित नहीं होगा। विक्रम ढाबे से निकल ही रहा होता है कि तभी वो नजरबट्टू अचानक से नीचे गिर जाता है और उसके टुकड़े टुकड़े हो जाते हैं। अरे नहीं, ये क्या? इस नजरबट्टू के तो टुकड़े टुकड़े हो गए। ये तो बुरा संकेत है। खैर, मैं इन सब में इतना नहीं मानता। चल विक्रम, जल्दी से मसाले ले आ, ग्राहकों के आने का समय हो रहा है। विक्रम घर जाकर अपने हाथों से बनाए हुए मसालों को लेता है और फिर रास्ते से लौटते वक्त वो जल्दबाजी में एक लड़की से टकराता है जिसका नाम प्रियंका होता है और वो सरपंच की बेटी होती है। प्रियंका के कपड़ों पर सारे मसाले गिर जाते हैं और उसके कपड़े बुरी तरह खराब हो जाते हैं। अरे अंधे घनचक्कर आदमी, आंखें क्या कहीं गिरवी रखाया है क्या? मेरे इतने महंगे कपड़े खराब कर दिए बेवकूफ, 2 कौड़ी के ढाबे वाले। तुझे पता नहीं क्या, मैं प्रियंका चौबे हूँ, इस गांव के सरपंच की बेटी। वो माफ कर दीजिए प्रियंका जी, वो जल्दबाजी में मुझे दिखाई नहीं दिया। अब तेरी यही जल्दबाजी तुझे बहुत महंगी पड़ेगी। रुक जा, अभी मेरे पापा को बुलाती हूँ। पूरे 50,000 की ड्रेस खराब कर दी, कभी देखी भी है? 50,000 रुपए, गरीब गंवार कहीं का। सरपंच वहां पर आता है और उसके आदमी विक्रम को खूब मारते हैं। नहीं नहीं, मत मारो मुझे दर्द हो रहा है, मैं मर जाऊंगा, मत मारो मुझे, माफ कर दो मुझे माफ कर दो। तुझे ये गांव अभी के अभी छोड़कर जाना होगा, और ये तेरा फटीचर ढाबा, इसका तो मैं अभी काम तमाम करता हूँ। दुष्ट सरपंच विक्रम के देसी फैमिली ढाबा पर जेसीबी ट्रैक्टर चला देता है और उसके आदमी ढाबे पर जलती हुई मशाल फेंक देते हैं जिससे ढाबा जलकर राख हो जाता है। नहीं, मेरी इतनी छोटी सी गलती की इतनी बड़ी सजा क्यों दी आपने मुझे? सरपंच जी, आपने ये सजा क्यों दी? ये आपने अच्छा नहीं किया। अबे बंद कर अपनी बकवास और निकल जा यहाँ से अपने परिवार को लेकर। और हाँ, अगर आइंदा से यहाँ पर दिखा ना तो टांगे तोड़ दूंगी मैं और हाथ में दे दूंगी, समझ गया? विक्रम का सब कुछ खत्म हो चुका था। वो अपने परिवार को दूसरे गांव ले जाता है जहां वो अपने दोस्त प्रीतम के घर में रहने लगता है। तेरा लाख लाख धन्यवाद प्रीतम, तूने मुझ पर बहुत बड़ा एहसान किया है प्रीतम। इस मुश्किल घड़ी में तूने मुझे और मेरे परिवार को अपने घर आसरा दिया। आजकल के इस निर्दयी जमाने में कोई किसी के लिए इतनी बड़ी मदद नहीं करता। ओफो विक्रम, क्या तू भी? अरे हम दोनों बचपन के दोस्त हैं। मनोरमा काकी के गोद में मैं पला बड़ा हूँ। हेमंत काका के साथ कितना खेला हूँ। तेरा परिवार मेरे परिवार के जैसा ही है, इसलिए यूं धन्यवाद करके मुझे पराया मत कर। नहीं प्रीतम बेटा, तभी तो तू मेरा ही बेटा है। बचपन में कितना बदमाश था और अब देखो कितना होशियार हो गया है। कैसे चल रहा है तुम्हारा काम? हाँ, मछली पकड़ने कब जाते हो बेटा? प्रीतम एक मछुआरा होता है। वो नाव में सवार होकर मछलियां पकड़ता और उन्हें गांव के बाजार में बेचता। सब कुछ भगवान की कृपा से कुशल मंगल ही चल रहा है हेमंत काका। चलो, अच्छी बात है। मैं आज से ही काम ढूंढना शुरू करता हूँ। कहीं कोई नौकरी मिल गई तो अच्छा है।
विक्रम पूरे गांव में नौकरी ढूंढने जाता है, लेकिन 4 से 5 दिनों तक निरंतर नौकरी ढूंढने के बाद भी उसे कहीं पर नौकरी नहीं मिलती। वो बहुत दुखी और परेशान हो जाता है। तभी विक्रम, मेरे पास एक सुझाव है। नाव में मछलियां पकड़ने जाते वक्त मैंने देखा है कई नाविक अपनी अपनी नाव में थोड़ा बहुत खाद्य पदार्थ भी लेकर जाते हैं और नाव यात्रा के दौरान वो उन पदार्थों को बेचते हैं। तो फिर क्यों ना तू भी अपना एक नाव ढाबा खोल ले? अरे हाँ यार प्रीतम, तेरा सुझाव एकदम बेस्ट है। वैसे भी यात्रा चाहे नाव की हो, हवाई जहाज की हो, ट्रेन की हो या बस की हो, भूख तो सभी यात्रियों को लगती है। लेकिन नाव ढाबा बनाने के लिए तो पहले नाव खरीदनी होगी ना? नहीं नहीं, उसकी कोई जरूरत नहीं है संध्या भाभी, क्योंकि मेरा एक नाविक दोस्त है जिसका नाम अखिलेश है। उसके पास एक एक्स्ट्रा नाव कब की पड़ी हुई है। वो तुम्हें वो नाव खुशी खुशी दे देगा। फिर जब तुम्हारे पास पैसे आ जाएंगे तब तुम उस नाव के पैसे उसको चुका देना। हाँ हाँ, ये सही रहेगा। अच्छा हुआ कि मैंने बचपन में ही नाव चलाना सीख लिया। अब वही सीख मेरे काम आएगी। विक्रम प्रीतम के नाविक दोस्त अखिलेश से नाव लेता है और उसे सजाता है और एक ढाबे की तरह बनाता है। एक ऐसा नाव ढाबा जिसमें लोग बैठकर खाना खा सकें और तो और सवारी का आनंद भी ले सकें। विक्रम ऐसे बर्तनों में खाना पैक करता है जिनमें खाना पूरे दिन तक गर्म रहे और खराब ना हो। वो उन बर्तनों को नाव में रखता है और सवारी के दौरान लोगों को परोसता है। लीजिए जी लीजिए, आपका शाही पनीर और आपका मलाई कोफ्ता। अरे भैया, वाह वाह वाह, क्या खाना है भाई। नाव में ऐसा स्वादिष्ट खाना खाने को मिल जाए और जीवन में क्या चाहिए भला है। सच में अब तो रोज आपके नाव ढाबे पर आएंगे भाई जनाब। जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। इस तरह विक्रम अपने नाव ढाबे से ढेरों पैसे कमाता है और पैसे जुटाकर फिर से अपना एक नया ढाबा खोलता है, जिसके बाद उसकी खूब तरक्की होती है। प्रमोद एक गरीब इडली वाला था जो गांव में अपने माता पिता बंसीलाल और सुचित्रा के साथ रहा करता था। उसके माता पिता बहुत बूढ़े हो चुके थे। प्रमोद बड़ी ही मेहनत और मशक्कत करता, लेकिन उसके बावजूद भी उसके इडली ठेले पर ज्यादा लोग नहीं जाते। अरे इडली ले लो, इडली स्वादिष्ट और मजेदार इडली, स्वाद ऐसा कि दीवाने हो जाओगे। अरे इडली ले लो, इडली आओ आओ, इडली खाओ, इडली खाओ, इडली ले लो। नमस्ते भाई साहब। हाँ जी नमस्ते, बताइए कितनी प्लेट दूं इडली? सुबह से दोपहर हो चुकी थी और ये प्रमोद का पहला ग्राहक था। प्रमोद बहुत खुश हो चुका था, लेकिन अरे नहीं नहीं भाई साहब, मैं कोई इडली वगैरह खरीदने नहीं आया। मैं तो एक जगह का पता पूछने आया था। ये क्या आप मुझे बता सकते हैं कि इस गांव का हनुमान मंदिर कहाँ है? अच्छा, तो ये बात है। ठीक है जी, वो उस रास्ते से जाइए और वहां एक हाथ गाड़ी में बैठकर आपको हाथ गाड़ी वाला सीधे मंदिर तक छोड़ देगा। अच्छा ठीक है, धन्यवाद भाई साहब। प्रमोद बहुत उदास हो जाता है। गांव में उसकी इडलियों की बिक्री ही नहीं हो रही थी। एक दिन जब उसके माता पिता गांव की एक शादी में जाते हैं, तभी उस मंडप में आग लग जाती है, जिस आग में जलकर सभी जल जाते हैं और उस हादसे में प्रमोद अपने माता पिता को खो देता है। उन दोनों की मौत के बाद वो पूरी तरह टूट चुका था। माँ, पापा, मैं अब क्या करूंगा आप दोनों के बिना? हाँ, अब मैं इस दुनिया में कैसे जीऊंगा? आप दोनों ही मेरा सहारा थे, मेरा आसरा थे। आप दोनों के अलावा तो मेरा इस दुनिया में कोई भी नहीं है। ऐसा नहीं होना चाहिए था, ऐसा नहीं होना चाहिए था। प्रमोद अब ठीक से काम पर मन भी नहीं लगा पा रहा था। वो एक दिन एक फैसला लेता है। बस बहुत हुआ, अब मैं इस गांव में और नहीं रहूंगा। यहाँ रहकर मेरी इडली की बिक्री भी नहीं हो रही है। ये नुकसान झेलने से अच्छा यही रहेगा कि मैं शहर जाकर रहूं। गांव और शहर की जनसंख्या में जमीन आसमान का फर्क होता है। वैसे भी यहाँ रहकर मुझे पल पल माँ पापा की याद सता रही है। मुझे हिम्मत बांधकर मजबूत होना होगा हर हाल में। प्रमोद अब अपना सारा सामान लेकर शहर आ जाता है, जहाँ पर एक चौल में वो किराए के एक मकान में रहने लगता है। प्रमोद शहर में इडली बेचने लगता है और तभी उसके पास ज्यादा ग्राहक नहीं आते। गांव से शहर में आ गया, अब क्या मैं चांद पर जाकर इडली बेचूं?
हे भगवान, इतनी परीक्षा क्यों ले रहे हो मेरी आप? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा कि मैं अब क्या करूं। प्रमोद बाकी ठेलों की तरफ देखता है। सभी देसी पदार्थ ही बेच रहे होते हैं, लेकिन एक मॉडर्न स्टाइल में, जैसे कि ऑमलेट पराठा, बर्गर समोसा, एग समोसा, मोमो कचौड़ी। अच्छा, तो अब समझा, ये सभी मॉडर्न स्टाइल में खाना बेच रहे हैं। लेकिन मुझे तो सैंडविच के अलावा और कुछ मॉडर्न डिश नहीं आती। अरे वाह, आइडिया! क्यों ना मैं इडली सैंडविच बनाकर बेचूं? हाँ, ये एकदम सॉलिड आइडिया रहेगा। सभी इडली सैंडविच को बड़े ही चाव से खाएंगे, क्योंकि सैंडविच एक बहुत ही फेमस स्ट्रीट फूड है। प्रमोद इडली और सैंडविच का मिलन करके इडली सैंडविच बनाकर बेचने लगता है। उसके ठेले पर बहुत से लोग इडली सैंडविच खाने आने लगते हैं और सभी को इडली सैंडविच बहुत पसंद भी आता है। अरे वाह यार, क्या झकास इडली सैंडविच बनाया है, मजा ही आ गया। हाँ भाई, मुझे तो एक और प्लेट देना इडली सैंडविच। मैं तो तुम्हारे इडली सैंडविच का बहुत बड़ा फैन बन चुका हूँ। भैया, मैं एक यूट्यूबर व्लॉगर हूँ। क्या आप मुझे अपने इडली सैंडविच ठेले का वीडियो शूट करने दे सकते हो? मेरे पूरे 15,000 सब्सक्राइबर्स हैं। हाँ हाँ, क्यों नहीं, बिल्कुल बिल्कुल, करो ना शूट। प्रमोद का वीडियो 2 दिनों में ही वायरल हो जाता है और वो इंटरनेट पर हर जगह ट्रेंड करने लगता है। फेमस होने के बाद सभी लोग उसके साथ सेल्फीज क्लिक करने के लिए आते हैं। उसके बाद में और भी कई व्लॉगर्स और ब्लॉगर्स आकर उसका वीडियो रिकॉर्ड करने लगते हैं और उसका इंटरव्यू लेते हैं। प्रमोद कुछ ही दिनों में एक स्टार बन जाता है। अब उसके इडली सैंडविच ढाबे पर ग्राहकों की लंबी लाइन लगती ही रहती है। वो इडली सैंडविच बेच कर बहुत पैसे कमा लेता है और एक बड़े घर में रहने लगता है। वो अपने इडली सैंडविच के कई सारे आउटलेट्स खोलता है और अब वो ढेर सारी संपत्ति का मालिक भी हो जाता है। सभी उसे प्रमोद इडली सैंडविच वाला के नाम से जानने लगते हैं। वो अपने बंगले में अपने माता पिता की बड़ी बड़ी तस्वीरें लगा लेता है। काश काश आप दोनों आज मेरे साथ होते माँ पापा। मुझे जीवन में इतना आगे बढ़ता हुआ देखकर आप दोनों कितने खुश होते। खैर, मैं जानता हूं कि आप दोनों जहां कहीं भी हो, मेरे साथ ही हो और मेरे पास हो, और आप दोनों को मुझ पर बहुत गर्व महसूस हो रहा होगा। एक दिन प्रमोद जब नींद से उठता है, तभी वो अपने आप को एक कमरे में किडनैप्ड पाता है। उसके हाथ पांव बांधे हुए होते हैं और वो हिल डुल नहीं पा रहा होता है। ये ये क्या? मेरे मेरे हाथ पांव बंधे हुए? ये मैं कहाँ आ गया? ये कौन सी जगह है? प्रमोद तभी एक आदमी को उस कमरे में आते हुए देखता है, जो हूबहू प्रमोद जैसा ही दिखता है। प्रमोद उसे देखकर हैरान रह जाता है। तुम कौन हो? तुम तो बिल्कुल मेरी तरह ही दिखते हो। ऐसे कैसे संभव हो सकता है? तुम हो कौन? अरे मुझे बताओ, तुम कौन हो? मैं तो प्रमोद हूँ। हाँ, तुम कौन हो? अरे बकवास मत करो, मैं प्रमोद हूँ, तुम कोई बहरूपिया हो। अच्छा ठीक है, ज्यादा सस्पेंस ना बढ़ाते हुए सच बता ही देता हूँ। तूने वो बात तो सुनी होगी ना, इस दुनिया में एक जैसे दिखने वाले 7 लोग होते हैं। बस उन्हीं 7 लोगों में से मैं तुम्हारा एक हमशक्ल हूँ। और अब पूरी दुनिया के सामने मैं प्रमोद बनकर जीऊंगा और तुम यहाँ पर घुट घुट के मरोगे। ये सुनकर प्रमोद के होश उड़ जाते हैं। वो बहुत घबरा जाता है। मेरा असली नाम तो कौशिक है, लेकिन अब वो बदलकर प्रमोद हो गया है, समझे तुम? अब तो मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते प्रमोद। कौशिक प्रमोद बनकर उसकी संपत्ति पर भी राज करने लगता है। कई दिनों तक एक ही कमरे में बंद रहता है वो प्रमोद। कौशिक के लिए प्रमोद बनकर जीना थोड़ा मुश्किल तो होता है, लेकिन वो फिर भी लालच में आकर जी लेता है। प्रमोद जिस कमरे में बंद होता है, उसके बाहर गुंडे तैनात होते हैं और उस कमरे में तो कोई खिड़की भी नहीं होती जिसके बाहर प्रमोद भाग सके। ये कहाँ फंस गया मैं? क्या से क्या हो गया है ये सब? अब मैं यहाँ से कैसे बच निकलूं? यहाँ पर तो कोई खिड़की भी नहीं है और ये दोनों गुंडे तो कमरे के दरवाजे पर ही चौकीदारी कर रहे हैं। ऊपर से सबसे बड़ी मुसीबत ये है कि मेरे हाथ पैर बंधे हुए हैं।
प्रमोद के लिए अब उस जगह से निकलना बहुत ही मुश्किल हो चुका था। तभी प्रमोद को एहसास होता है कि उसके शर्ट की जेब में पैसों का बंडल पड़ा है। वो उन गुंडों को वो पैसे दे देता है और गुंडे भी खुशी खुशी उन पैसों को रख लेते हैं और प्रमोद को जाने देते हैं। कौशिक एक जगह पर लाइव इंटरव्यू दे रहा होता है और इडली सैंडविच आउटलेट्स के बारे में बात कर रहा होता है। तभी वहां पर प्रमोद आ जाता है और इंटरव्यू रोकता है। रुको रुको, ये असली प्रमोद नहीं है, मैं असली प्रमोद हूँ। ये कैसे हो सकता है? अरे भाई, ये आदमी कौन है? इसे यहाँ से भगाओ। लगता है कोई हमशक्ल ही है। आ गया फायदा उठाने। चल निकल यहाँ से। हम शक्ल कौन है इसका? सच तो अभी पता चल जाएगा। तुम दोनों अभी इडली सैंडविच बनाओगे और जो स्वाद प्रमोद के स्वाद से मैच होगा वही असली प्रमोद होगा। कौशिक अंदर ही अंदर डर जाता है। दोनों इडली सैंडविच बनाना शुरू करते हैं, लेकिन कौशिक को इडली तक बनाना नहीं आता और इस तरह उसका राज सभी के सामने आ जाता है और उसे पुलिस गिरफ्तार कर लेते हैं। प्रमोद अपने जीवन में खूब सफलता प्राप्त करता है और उसके इडली सैंडविच इंटरनेशनली भी फेमस हो जाते हैं। गोविंदपुर नामक एक गांव में रामलाल मैंगो मिल्क शेक वाला ये नाम काफी मशहूर था। रामलाल का मैंगो मिल्क शेक सभी गांव वाले बड़े ही चाव से पीते। गर्मियों ने इस साल भी अपनी दस्तक जल्दी ही दे दी थी और इसी के साथ यहाँ रोजाना रामलाल के यहाँ मैंगो मिल्क शेक पीने वालों की भीड़ जमी हुई रहती थी। हा हा हा, वाह 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 वाह, ठंडा ठंडा मैंगो मिल्क शेक पीकर तो मजा ही आ गया। अरे भाई, इसी बात पर मुझे एक गाना याद आ रहा है। हमें इस गर्मी में जीने की चाहत न होती अगर मैंगो मिल्क शेक न होता, अगर मैंगो मिल्क शेक न होता। अरे भाई, ऐसे गा कि अगर रामलाल काका का मैंगो मिल्क शेक न होता, क्योंकि पूरी दुनिया घूम लो लेकिन रामलाल काका के जैसा मैंगो मिल्क शेक और कहीं भी नहीं मिलेगा। ये बात तो उतनी ही सच है भाई। अरे भाई, धन्यवाद धन्यवाद। यह तो आप सबका बड़प्पन है और कुछ नहीं। रामलाल का मैंगो मिल्क शेक हर किसी का फेवरेट था। रामलाल अपनी बीवी वसुधा के साथ रहता था। उनका एक बगीचा था जिसमें आम उगते थे। वो बगीचा रामलाल के पिता का था, जो अब रामलाल के काम आ रहा था। रामलाल का बेटा कान्हा शहर में पढ़ाई करने गया होता है। जी, परसों कान्हा का जन्मदिन है, अपने तोहफे तो भिजवा दिए ना उसके लिए। हाँ वसुधा, मैंने कान्हा के लिए तोहफे और पैसे भिजवा दिए हैं, कब के, तुम चिंता मत करो। ठीक है जी, बस अब जल्दी से मेरी कान्हा की पढ़ाई पूरी हो जाए और उसे अच्छे वेतन वाली नौकरी मिल जाए शहर में, बस और क्या चाहिए। मिलेगी ना, क्यों नहीं मिलेगी। मेरा बेटा बहुत होनहार और होशियार है, तुम चिंता मत करो वसुधा। वसुधा और रामलाल दोनों का जीवन गांव में बहुत अच्छी तरह से चल रहा होता है। वहां शहर में कान्हा भी अपनी एमबीए की पढ़ाई की फाइनल एग्जाम्स कंप्लीट कर रहा होता है। अब बस जल्दी से मेरे रिजल्ट्स आ जाएं, फिर मैं अपने माँ पापा के पास 1 महीने के लिए गांव जाऊंगा। वहां पर उनके साथ थोड़ा वक्त गुजारूंगा, उसके बाद ही जॉब के लिए अप्लाई करूंगा। हाँ यार कान्हा, यह भी सही है। मैं तो कहता हूँ गांव जाने के बाद 15 दिन बाद तू खुद अंकल आंटी को शहर घुमाने ले आ, उन्हें भी अच्छा लगेगा। अरे हाँ, यह भी बहुत अच्छा आइडिया है। एक दिन अचानक से रामलाल के बगीचे में आग लग जाती है, जिस कारण पूरा बगीचा जलकर राख हो जाता है और ये सब देख रामलाल के होश उड़ जाते हैं। उसे बहुत बड़ा धक्का लगता है। नहीं, मेरा बगीचा। वसुधा, देखो ना ये क्या हो गया। अब मैं क्या करूंगा? अब मैं गांव में मैंगो मिल्क शेक कैसे बेच पाऊंगा? जी संभालिए अपने आप को, अब जो हो गया सो हो गया। हम अब कुछ भी ठीक नहीं कर सकते। अरे हम बर्बाद हो गए वसुधा, बर्बाद हो गए हम। सबसे ज्यादा दुख तो मुझे इसी बात का हो रहा है कि मेरे बापू की आखिरी निशानी, ये उनका आम का बगीचा, ये जलकर राख हो गया। रामलाल का रो रो कर बुरा हाल हो जाता है। उसकी तबीयत भी बहुत बिगड़ जाती है। जी, मैं ये सब कान्हा को बता देती हूँ। नहीं वसुधा, कान्हा को कुछ मत बताओ। उसे ये सब पता चला तो वो अपने फाइनल एग्जाम्स पर ध्यान नहीं दे पाएगा, खामखा टेंशन ले लेगा। उसे कुछ मत बताओ वसुधा, उसे कुछ मत बताओ। ठीक है जी, लेकिन अब हम क्या करेंगे? कैसे रहेंगे इस गांव में?
हमें कुछ ना कुछ तो करना होगा। रामलाल और वसुधा बहुत चिंतित होते हैं। गांव वाले भी रामलाल के मैंगो मिल्क शेक को बहुत याद करने लगते हैं। कुछ लोग उसके घर पर आकर उससे मिलते हैं और उसका हाल चाल भी पूछते हैं। वहीं कुछ दिनों बाद कान्हा अपनी MBA क्लियर करके पास होकर शहर से गांव आने के लिए निकल पड़ता है। वो जब गांव आता है तभी वो देखता है कि कुछ चोर एक बूढ़े अमीर आदमी को परेशान कर रहे हैं। अरे ये क्या, ये चोर तो इन बेचारे अंकल को परेशान कर रहे हैं। कान्हा उस अमीर आदमी के पास जाकर उसे उन चोरों से बचाता है। ए दूर आओ, चलो निकलो यहां से। ओए लंगूर, तू कौन है बे? हाँ? अरे चल चल, पतली गली पकड़ और निकल यहां से, वरना एक लपड़ दूंगा ना उस पहाड़ की चोटी पर जा गिरेगा। ओए बुड्ढे, चल जल्दी से वो पैसों का बैग हमें दे दे। अरे बेटा बेटा बेटा, मुझे इन चोरों से बचाओ। तो तुम लोग ऐसे बाज नहीं आओगे ना, रुको। कान्हा गुस्से में आकर सड़क पर पड़ी 2 बैम्बू की लकड़ियां उठाकर उन चोरों की जमकर पिटाई करता है और उन्हें वहां से भगा देता है। बूढ़ा अमीर आदमी कान्हा को पैसों का बैग में से एक नोट की बंडल निकाल कर दे देता है। ये लो बेटा, ये पैसे रख लो। तुम्हारा नाम क्या है बेटा? मेरा नाम कान्हा है अंकल, लेकिन ये पैसे मैं नहीं रख सकता, क्योंकि मैंने आपकी जान इंसानियत के नाते बचाई है, ना कि इन पैसों के लिए। अरे मैं जानता हूँ बेटा, लेकिन तुम सच में भगवान कृष्णा का रूप बनकर आए हो मुझे बचाने के लिए, और ये पैसे मैं तुम्हें अपना आशीर्वाद समझकर दे रहा हूँ। प्लीज बेटा, मना मत करो। ये लो, ये लो। लेकिन अंकल। रख लो कान्हा बेटा, जुग जुग जियो बेटा, जुग जुग जियो। कान्हा को ना चाहते हुए उस बूढ़े आदमी का मन रखने के लिए वो पैसे स्वीकारने पड़ते हैं। जब कान्हा घर जाता है तभी वो देखता है कि वसुधा और रामलाल चिंताग्रस्त होकर सर पर हाथ धरे बैठते हैं। वो ये भी देखता है कि गांव में रामलाल का मैंगो मिल्क शेक स्टॉल बंद है। ये सब क्या हो गया है माँ पापा? अरे बेटा, हमारा बगीचा जलकर राख हो गया, अब हमारे पास कुछ भी नहीं बचा। तू इस सब की कोई चिंता मत कर कान्हा, तू रुक, मैं आरती की थाली लाती हूँ। तेरी आरती और नजर उतारती हूँ बेटा। वसुधा कान्हा की आरती उतारती है और उसकी नजर भी उतारती है। तभी कान्हा अपने बैग में से एक मिठाई का बॉक्स निकालता है। बस हो गया पापा, अब दुखों को करो गुड बाय और खुशियों को करो वेलकम। ये लो, मुंह मीठा करो। लेकिन क्यों बेटा? पहली बात तो मैंने MBA क्लियर कर लिया है, और दूसरी बात ये कि बगीचा तो हमें मिलेगा, लेकिन ये नहीं दूसरा वाला। ये दोनों खुशखबरी सुनकर वसुधा और रामलाल अत्यंत खुश हो जाते हैं। कान्हा उन दोनों को उस आदमी के दिए हुए पैसे दिखाता है और वो उन्हीं पैसों से एक सेठ से बगीचा खरीदता है, जहाँ के आम से वो और उसका पिता रामलाल फिर से मैंगो मिल्क शेक बेचने लग जाता है। अरे मैंगो मिल्क शेक ले लो भाई, मैंगो मिल्क शेक, ठंडा ठंडा फ्रेश फ्रेश मैंगो मिल्क शेक, वनीला आइसक्रीम की टॉपिंग के साथ। अरे भाई वाह, बाप बेटे दोनों एक साथ। रामलाल काका, इतने लंबे टाइम बाद आपको देखकर और आपके इस मैंगो मिल्क शेक को पीकर दिल खुश हो गया। सच में आज जाकर हमारी प्यास बुझी है इस अमृत समान मैंगो मिल्क शेक को पीकर। अरे भाई, मानना पड़ेगा कान्हा बेटवा, तुम तो बिल्कुल अपने पापा के जैसे सेम टू सेम स्वाद वाला मैंगो मिल्क शेक बनाते हो। जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद अंकल। दिन ब दिन रामलाल की उम्र होने लगती है और इसी कारण अब कान्हा उसके मैंगो मिल्क शेक बिजनेस को संभालने लगता है और वो उसे और भी बड़ा कर देता है, एक दुकान खरीदकर, जहां वो मैंगो मिल्क शेक ढाबा खोलता है। इस मैंगो मिल्क शेक को बेचकर ही मैं दिन में इतने हजारों रुपए कमा रहा हूं, क्यों ना मैं इसी में अपना करियर कंटिन्यू करूं। कान्हा ये विचार अपने माता पिता के सामने भी रखता है, जिस पर वो दोनों ही अपनी सहमति जताते हैं और कान्हा अपने ढाबे का नाम MBA मैंगो मिल्क शेक वाला रख देता है और वो खूब सारे पैसे कमाने लगता है। वो अपने दुकान के आउटलेट्स हर शहर में, हर गांव में खोलता है और खूब अमीर हो जाता है। इस तरह एक गरीब मैंगो मिल्क शेक वाले की सफलता होती है। चंद्रपुर कहकर एक गांव में रमा अपने बेटे मोहन, बहू कनिका और पति रविंद्र के साथ रहती थी।
एक दिन एक दुर्घटना में रविंद्र की मौत हो जाती है, जिसके बाद मोहन और कनिका रमा के नाम की भी सारी प्रॉपर्टी हड़प कर उसे घर से बाहर निकाल देते हैं। ये तुम दोनों ने अच्छा नहीं किया। मोहन बेटा, कनिका बहू, मैं अब कहाँ जाऊंगी? रविंद्र जी के अलावा तो मेरा इस दुनिया में कोई था भी नहीं, तुम दोनों ही थे। लेकिन तुम दोनों ने भी इतना बड़ा धोखा दे दिया। अरे माँ, क्यों दिमाग खा रही हो? जाओ ना यहाँ से। अब हम आपको एक फूटी कौड़ी तक नहीं देने वाले हैं, और ना ही हम आपको इस घर में रहने देंगे। चलो चलो निकलो अब यहाँ से, ये हमारा घर है, कोई रंगमंच नहीं जो आपका तमाशा देखते रहे हम। हाँ। कनिका अपनी सास के मुंह पर ही घर का दरवाजा बंद कर देती है। रमा अपने सामान को उठाकर इधर उधर भटकने लगती है। बारिश आने लगती है, इसीलिए वो ग्राउंड के एक बड़े से पाइप में जाकर बैठ जाती है। वो बेचारी बहुत रोती है। इतनी तेज बारिश हो रही है, मैं अब क्या करूं? कहाँ जाऊं? मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा। रविंद्र जी, देखिए, जिस बेटे को हमने इतना पाल पोस कर बड़ा किया, आज उसने मेरे साथ क्या किया। खुद का घर होकर मैं आज इस बारिश में पाइप में छुप कर बैठी हूँ। रमा बहुत दुखी हो चुकी थी। वो अब रोज उसी पाइप में रहने लगती है। वो रोड पर लोगों के जूते पॉलिश करने लगती है। तभी एक दिन उसका पड़ोसी शैलेश अपना जूता पॉलिश कराने के लिए रमा के पास आता है। तभी वो रमा को देखकर चौंक जाता है। अरे रामा काकी, आप यहाँ? ये सब क्या से क्या हो गया रामा काकी? मोहन मोहन कहाँ है? क्या बताऊं तुम्हें शैलेश बेटा, मोहन ने मुझे घर से बाहर निकाल दिया और मेरे नाम की सारी जायदाद भी हड़प ली। हे भगवान, ये तो बहुत बुरा हुआ। ये लीजिए, ये काकी कुछ पैसे हैं, ये आप रखिए। अरे नहीं नहीं बेटा, मुझे ये पैसे मत दो। तुम इन पैसों को किसी और गरीब को दे दो जो काम नहीं कर सकता। मैं तो काम कर रही हूँ ना। रमा शैलेश के पैसों को नहीं स्वीकारती। वो अब रोजाना लोगों के जूते पॉलिश करती। एक दिन उसकी तबीयत बहुत ज्यादा बिगड़ जाती है और वो पाइप में बुखार से तप रही होती है। तभी वहां नैना नामक एक औरत आती है। काकी, काकी, आप तो बुखार से तप रही हो। ओह गॉड, एक काम कीजिए, आप मेरे साथ मेरे घर पर चलिए। आप यहाँ मत रहिए, मौसम वैसे भी बहुत खराब हो चुका है। नहीं बेटा, मैं रह लूंगी यहाँ। नहीं काकी, आप प्लीज मेरे साथ चलिए। नैना रमा को अपनी कार में बैठाती है और वो उसे अपने घर ले जाती है। नैना के घर पर उसका 16 साल का बेटा पीयूष रहता था और उसका पति अभिनव भी रहता था। जब रमा का बुखार उतर जाता है, तभी वो नैना, पीयूष और अभिनव के साथ रहती है। नैना बेटा, मैं तुम्हारे घर पर बोझ बनकर नहीं रह सकती। मैं यहाँ पर खाना बनाने का काम करूंगी। ये आप क्या बोल रही हो काकी? नहीं नहीं, आप कोई काम नहीं करोगी। हाँ काकी, आप सिर्फ आराम करोगी बस। बेटा, मेरी बात मानो। वैसे भी एक माँ तो अपने बच्चों के लिए स्वादिष्ट व्यंजन बनाती ही है ना, तो फिर उसमें क्या बुराई है? नहीं, अगर तुम मुझे काम करने नहीं दोगी तो मैं यहाँ पर रह नहीं पाऊंगी। ये क्या जिद लगाए बैठी हो काकी आप? नैना और अभिनव को रमा की बात माननी पड़ती है और रमा उनके घर पर खाना बनाने लगती है। वो बहुत बढ़िया खाना बनाती हैं, जिसे खाकर वो लोग उसकी खूब तारीफ करते हैं। एक दिन जब घर पर नैना और अभिनव नहीं होते हैं, तभी पीयूष को बहुत तेज भूख लगती है और वो रमा के पास जाकर उससे कहता है, रमा आंटी, आप मुझे मोमोज बनाकर दो ना प्लीज। मुझे मोमोज खाने की बहुत क्रेविंग हो रही है। मोमोज? ये क्या होता है पीयूष बेटा? मैंने पहले कभी तो नहीं इस डिश के बारे में सुना। ओफो, आप भी ना। अच्छा, अगर मैं आपको उसकी रेसिपी बताऊं तो आप मुझे बनाकर दोगे ना? मैं अभी बाहर नहीं जा सकता और ना ही आपको बेच सकता हूँ, वरना बाहर से ही खा लेता। ठीक है बेटा, मैं रेसिपी जानकर बना दूंगी तेरे मोमोज, ठीक है?
पीयूष रमा को यूट्यूब पर मोमोज की रेसिपी दिखाता है और रमा उस रेसिपी को देखकर मोमोज बनाती है और वो मोमोज खाकर पीयूष बहुत खुश हो जाता है। अरे वाह, ये मोमोज तो बहुत यमी है। मम्मा बनाती है उससे भी कहीं ज्यादा। रमा आंटी, आपने तो कमाल ही कर दिया। ये धन्यवाद बेटा। अब तुम्हें जब भी मोमोज खाने का मन हो तब मुझे बता देना, मैं तुम्हें मोमोज बना कर दे दूंगी। ओके आंटी, थैंक यू सो मच। एक दिन जब नैना, अभिनव और पीयूष तीनों पीयूष के स्कूल में मीटिंग के लिए जा ही रहे होते हैं, तभी अचानक से गाड़ी का ब्रेक फेल हो जाता है और उनका बुरी तरह एक्सीडेंट हो जाता है, जिसके बाद उन तीनों की मृत्यु हो जाती है। रमा को जब ये खबर मिलती है तभी उसे बहुत बड़ा धक्का लगता है। वो फूट फूट कर रोने लगती है। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। मुझे एक दूसरा परिवार मिला था, वो भी खत्म हो गया। क्यों भगवान जी, क्यों मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है? सब मुझे ही छोड़कर क्यों चले जाते हैं? रमा अब फिर से सड़क पर आ चुकी थी। उसके पास अब कुछ पैसे नहीं थे। अब उसे अपना जीवन यापन खुद ही करना था, इसीलिए वो सोचती है कि वो अब मोमोज बेचेगी। ओह, अब मुझे इस बुढ़ापे में कोई भी काम नहीं देगा, इसीलिए मुझे खुद ही अपना जीवन यापन करना होगा। और मैं जानती हूँ मोमोज जैसा पदार्थ बहुत बिकता है। पीयूष की वजह से मैंने मोमोज बनाना सीख लिया था। मैं अब मोमोज बेचूंगी, ये तय रहा। हाँ, ये सही रहेगा। रमा अब ये तय कर चुकी थी और वो अपना ठेला लगाकर बर्तनों को उधार पर लेती जिससे मोमोज बन सके और मोमोज बेचने लगती है। लोगों को उसके हाथ के बने मोमोज बहुत पसंद आते हैं और वो उसकी तारीफों के पुल बांधने लगते हैं। अरे भाई वाह रामा मौसी, बहुत स्वादिष्ट मोमोज बनाए हैं आपने। हाँ हाँ, आपने इन मोमोज को अपने अंदाज से बनाया है और वो अंदाज बहुत ही मजेदार है। मुझे सच में बहुत अच्छे लगे आपके ये मोमोज। अब मैं हर रोज आपके ठेले के मोमोज खाने आऊंगा। रमा मोमोज बेचकर एक किराए के घर में रहने लगती है। एक दिन उसके ठेले पर 2 गुंडे आते हैं। ओ बढ़िया, चल पैसे निकाल, वरना तेरे ठेले को अभी तोड़ फोड़ कर खत्म कर देंगे। हाँ, चल पैसे दे। हमें पता है तू यहाँ मोमोज बेचकर बहुत पैसे कमा रही है। ऐसा मत करो, मेरी मेहनत की कमाई है, मुझे छोड़ दो। लगता है तू ऐसे नहीं मानेगी, रुक जा, तुझे अभी सबक सिखाते हैं हम। दोनों गुंडे रमा के ठेले को तोड़ देते हैं और वो बेचारी कुछ नहीं कर पाती। नहीं, मेरा ठेला, ये तुम लोगों ने क्या कर दिया? रमा का ठेला तोड़कर चकनाचूर हो जाता है, इसीलिए अब वो मोमोज बेच नहीं पा रही थी। तभी वो हिम्मत नहीं हारती और वो अपने किराए के घर को ही ढाबा बना देती है और घर से ही मोमोज बेचती है। अरे रामा काकी, हाँ, अब तो आपके इस मोमोज ढाबे पर हम आराम से बैठकर मोमोज खा सकते हैं। अरे भाई, ये तरह तरह के मोमोज तो बहुत ही लजीज हैं, इन्हें खाकर तो मजा ही आ गया। मुझे तो 3 प्लेट और पार्सल भी दे दो। रमा काकी, अब तो आपके इस मोमोज ढाबे पर हम आराम से बैठकर मोमोज खा सकते हैं। रमा अब मोमोज बेच बेच कर ढेर सारे पैसे कमाने लगती है। वो अपने अनोखे अंदाज में बनाए हुए मोमोज के लिए बहुत मशहूर हो जाती है और बुढ़ापे में भी सबके लिए प्रेरणा बनती है और उसकी भरपूर तरक्की होती है। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि कहानी में आपको सबसे अच्छा क्या लगा।